वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे टॉपिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिछला वीडियो जो हमने बनाया है उसमें हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें सेंटर ऑफ मास की चर्चा हुई है, हमारे सर्कुलर मोशन की बात आई थी, बिस्कल टू आर ओमेगा जो भी था, जो कुछ भी था, इससे पहले इंट्रोडक्शन का उसको हम लोगों ने देखा था। तो जिन लोगों ने उन्हें उसे नहीं देखा है सबसे पहले उसे देख लें, फिर तब आगे जा कर के इसमें बढ़ें तो बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ चर्चा तो हम उसमें कर दिए थे, लेकिन चूंकि ये वीडियो दो अलग अलग वीडियो हो जा रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग बात तो मैं बता ही दूँ। स्टार्टिंग बात तो मैं बता दूँ, और वो ये था कि इफ़ देयर इज़, ये अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, है ना, जिसको हम लोग मल्टीपल मासेज M1, M2, M3, M4 इस तरह से Mn पार्टिकल से मानकर बना हुआ माने, ठीक है। चलिए, और इसमें इनकी रिलेटिव पोजीशन, नॉट रिलेटिव पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस, इनकी रेस्पेक्टिवली R1, R2, R3, R4 सो ऑन, इस तरीके के n पार्टिकल्स मान करके चलते हैं। तो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I1 जो होगा वो M1 R1 स्क्वायर होगा। क्यों होगा, ये इसके लिए पिछले वीडियो देख लीजिए, है ना। इसी तरह से देखिए I2 जो होगा वो M2 R2 स्क्वायर होगा। इस तरह से I3 देखें तो M3 R3 स्क्वायर। इस तरह ऐसे करते हुए अगर nth पार्टिकल तक हम आते हैं तो ये Mn Rn का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण के लिए अगर फॉर्मूला देखने के लिए जाए तो सब क्या होगा, जितनी भी आइज हैं उनका जोड़ हो जाएगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन अप टू In, ये सब जुड़ जाएंगे। मतलब कहने का क्या हो जाएगा, मतलब कहने का ये हो जाएगा कि M1 R1 स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर से लेकर के Mn Rn के स्क्वायर तक ये जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, Mi Ri स्क्वायर, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ठीक है जी, है ना। इस तरीके से लिया जाता है इसको, ओके। हाँ, कहीं कहीं पर अगर कुछ फिगर के लिए डिस्क वगैरह है या कोई सॉलिड मास है या और कुछ भी, डिस्क की बात कर लें या सॉलिड मास की बात कर लें, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पर्टिकुलर जगह पर कोई dm मास को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो कि r डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम I की जो वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन हो, थोड़ा सा एक्सिस खराब कर रहा है ये, इसको सही कीजिए, I इक्वल टू dm r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग तो सम ही होता है, लेकिन थोड़ा वेरिएबल में, मतलब मास इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन के साथ मास में अगर चेंज हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी मास तो अलग अलग पार्टिकल ले रहे हैं, अलग अलग मास ले रहे हैं, तो कहानी तो इसमें भी अलग है, इसमें भी ऑलमोस्ट कुल मिला जुला करके ये है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है हमको, कब, जब मास एज ए पोजीशन ऑफ, मास एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है जी, है ना। चलिए, तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, एक टर्म है इसमें, रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसे भी समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। देखिए, इस यूनिट के पहले में ही हम लोगों ने क्या किया था कि सेंटर ऑफ मास देखा था, है ना, सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने देखा था। तो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने देखा था, और सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट क्यों आई,
सेंटर ऑफ मास की रिक्वायरमेंट इसलिए आ गई ताकि हम किसी सिस्टम के मोशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। करेक्ट है ना? तो बहुत सारे टर्म ऐसे डेवलप किए जाते हैं। फिर से मोमेंटम भी डेवलप टर्म है, मोमेंटम भी क्या है? डेवलप टर्म है। तो बहुत सारे टर्म ऐसे डेवलप होते हैं फिजिक्स के अंदर जो हमारे उस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली समझने में, उसको अप्लाई करने में और बहुत कई जगहों पर उनका क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं जो कन्वीनियंट होता है। फॉर द कन्वीनियंस, कन्वीनियंट के लिए एक्सप्लेन करने, बगैर उसके एक्सप्लेन भी ढंग से होगा नहीं। कंपेयर करने में दो क्वांटिटीज़ को, दो सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में ये बात बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है? तो बहुत सारे टर्म ऐसे डेवलप होते हैं जिनमें से आप मोमेंटम, हम बहुत शुरू में बताए थे कि मोमेंटम भी डेवलप टर्म ही है, और सेंटर ऑफ मास है, और आपका डेवलप टर्म अभी ध्यान नहीं आ रहा, फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए। रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है उसको पहले हम लोग इस फिगर में ही देखेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या। अगर किसी क्या वो बताए थे हम पिछले वीडियो में कि अगर m मास इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए चलते हैं तो हमको इस प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हम हमेशा कन्वीनियंट नहीं होंगे, हम हमेशा कन्वीनियंट नहीं रहेंगे। तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए या कंपैरिजन के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए, जो कह लीजिए, हम इस पॉइंट, उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें? पॉइंट कंसीडर करें। ऑब्जेक्ट एज ए होल इज कंसीडर एज पॉइंट। इसमें पूरा ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशनल मोशन कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। इसको पॉइंट मास ले ले, समझ ले। और चलिए मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, ठीक है? वो पॉइंट है जहां पर इस ऑब्जेक्ट एज ए होल को पॉइंट मास ले है ना? टोटल उसका m, जो m किसको कह रहे हैं? m कह रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस जितने भी हैं उनका सम। उनको, उसको अगर यहाँ रख दें, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रख दें? तो k डिस्टेंस पर रख दें। और एक्सिस से अगर k डिस्टेंस पर रखने से इस हाइपोथेटिकल मास एज ए पॉइंट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उतनी ही मिले जितनी ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ने से मिल रहा है। तो इस डिस्टेंस को, इस एक्सिस से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, उसको कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। Radius of gyration is the distance from the axis of rotation for any object when kept as a point mass at this distance. The moment of inertia of that point mass is equal to the moment of inertia of the actual object about that axis. Is what? रेडियस ऑफ गायरेशन। लंबा लंबा डिफिनेशन बनाते रहे, समझते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को बात समझ में आनी चाहिए कि इसको पूरे को समेट दिया, एक पॉइंट बना लिया, पी पॉइंट पर रख दिया। ठीक है, पी पॉइंट पर रखा किसको? टोटल एम मास को। और अगर इसको सुटेबली के डिस्टेंस पर रख दिए, और रखने से जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगी किसके अबाउट?
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो ये डिस्टेंस k फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंसिडर एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ऑब्जेक्ट अंडर रोटेशनल मोशन कंसिडर एज अ पॉइंट मास एंड इफ केप्ट एट k distance from the axis of rotation, then what? Then rotation and not then rotation and mi of that point mass is same as actual moment of inertia, then k is considered as radius of gyration। देखिए होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, कोई एक सिलेंडर है, एक स्फीयर है, एक डिस्क है, शेप अलग अलग है, मास सेम है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसको अगर कंपेयर करना होगा तो कहाँ से कंपेयर होगा? यही रेडियस ऑफ गायरेशन से ही कंपेयर होगा। इसी रेडियस ऑफ गायरेशन से क्या होगा? कंपेयर होगा। कंपेयर करके हम बता पाएंगे कि हाँ ये इसका मास तो सेम है लेकिन इसका क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए उसकी भी चर्चा करेंगे, बने रहिए। तो चलिए I इसका किसके बराबर होगा? mk²। I इक्वल टू क्या? mk²। m इज द मास, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो mk² m1r1² प्लस कितना m2r2² सोन ऐसा जाएगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू अगर हम निकालने के लिए चलेंगे, वैसे इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है ना, ऐसा निकालने का कहीं नौबत शायद ही आएगा, डिवाइडेड m है ना, इसकी नौबत शायद ही आई, हमको तो आज तक नहीं पड़ी, तो उम्मीद है आपको भी नहीं पड़ेगा, उम्मीद है आपको भी इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कैमरा से नीचे का कैपिटल M कट गया, ठीक है जी, कैमरे में मेरे को संदेह था, ये कट गया, ठीक है, कट गया। तो इसमें इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, k इक्वल टू √ m1r1² प्लस m2r2² सो ऑन अप टू कैपिटल M इज़ द मास। तो ये बनता है। और जैसा कि मैं बोल रहा था, मेरे को तो इस्तेमाल करने की अब तक नौबत नहीं आई, पता नहीं किसको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम लोग ज़रा सा इसको हटाएं और दो थ्योरम्स हैं और किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो अगर यदि हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड वालों को कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। तो विथ प्रूफ हम लोग वो दोनों थ्योरम बारी बारी से देख लेते हैं, और जो लोग उसके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हो वो स्किप कर लें, आगे बढ़ा लें, ठीक है, आगे बढ़ा लें, उसके रिजल्ट को सिर्फ ध्यान रखें, है ना। चलिए पहले इसको हटाते हैं, तब फिर थ्योरम लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या है ये थ्योरम? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये कचरा वाले तो बीच बीच में कचरा कर दे रहे हैं। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, है ना। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जनरली हमारा
क्या होता है, डिस्क वगैरह, लेमिना वगैरह के केस में अप्लाई होता है। पहली बात समझा दें। और ये है क्या, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लेमिना हो, प्लेट तख्ती, ओके, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, इरेगुलर शेप का हो, व्हाटएवर हो, जो कुछ भी है ना, जैसा भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें हम लोग, तो ये चीज़ क्या होता है, 2 डायमेंशनल, ओके। तो 2 एक्सिस होंगे, एक एक्सिस लेट सपोज दैट कि क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक एक्सिस लेट सपोज क्या हो जाएगा इसका, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस क्या, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो प्लेन लेमिना है, इसमें एक एक्सिस इधर से एक्स एक्सिस और एक एक्सिस इधर से वाई एक्सिस, ठीक है जी, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगी। एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एम आई अबाउट एक्स, इसको अगर आई एक्स कह रहे हैं, एम आई अबाउट वाई, इसको आई वाई कह रहे हैं। नाउ अब तीसरा एक्सिस उसका बनता है कि एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अब तीसरा एक्सिस बनता है ये जेड, ओके, जेड। तो z थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, z थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x के और y के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो z एक्सिस है, थ्योरम हमारा कहता है कि एम आई अबाउट z, एम आई अबाउट z, आई जेड मस्ट बी sum of x, moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis, ये सजेस्ट करता है कौन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब कि अगर कोई प्लेन लेमिना हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, जिस भी शेप साइज का हो, है ना, तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लेमिना, इसको अगर जानना चाहते हैं तो हमको 2 ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा जो इसके प्लेन में है। एक को आप x कंसीडर कर सकते हैं, दूसरे को y कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का सेम होना चाहिए। पहली बात को समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का सेम होना चाहिए। मतलब ये जहाँ x और y इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी से z भी जा रहा हो। तो इन दैट सिचुएशन हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस y एक्सिस होगा। जरा सा प्रूफ देख लेते हैं। लिटरेचर में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ ए प्लेन लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ two mutually perpendicular axes lying in the plane and passing by the same point of intersection। ठीक है, इसको हम लोग लिटरेचर में बोल सकते हैं, लेकिन लिटरेचर की बात अपनी जगह की है, बात हमको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं यहाँ पर और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, अगर R मान के चलें, ये Z एक्सिस की डिस्टेंस, तो देखिए ये हो जाएगा y डिस्टेंस और ये हो जाएगा x डिस्टेंस। तो अगर Ix ऑफ द पार्टिकल कहते हैं, Ix तो हमारा my² हो जाएगा और Iy की बात करें तो mx² हो जाएगा, है ना। ओके, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो बच्चे उनको पता है, क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, तो आई एस के अबाउट mx² नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो इनका इस पार्टिकल का अब चूंकि होगा क्या, I अगर z निकालना चाहते हैं तो आपका क्या होगा बोलिए तो mr² होगा। r² का मतलब हो जाएगा ये y है, ये x है, तो ये भी क्या होगा x होगा। तो r² को आप लिख पाते हैं कितना, x² प्लस y², तो ये कितना होता है ix² प्लस mx² प्लस my²।
मतलब आई एक्स प्लस कितना आई वाई। कुल मिला जुला करके देखें तो पार्टिकल की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात हम लोग अभी देखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट की बात हम लोग अभी देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो टोटल आई अबाउट जेड एक्सिस इज सिग्मा आई जेड, दैट इज सिग्मा आई एक्स प्लस सिग्मा आई वाई, सबका सम हो जाएगा। तो सिग्मा आई एक्स का मतलब कैपिटल आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्स एक्सिस, प्लस सिग्मा आई वाई जो कि हो जाएगा टोटल ऑब्जेक्ट का अबाउट वाई एक्सिस, यानी आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस कितना आई वाई। सिंपल था, इसके प्रूफ में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होगा, ठीक है जी, इसके प्रूफ में ज़्यादा झंझट नहीं था, ठीक है। तो ये थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस। एप्लीकेशन बता दें कुछ इसका एप्लीकेशन, चलिए कुछ इसका एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। चलिए कह रहा है एक डिस्क है, एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना, देखते हैं। एक डिस्क है, इसका कह रहा है कि सेंटर से पासिंग परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इसका जो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, आई परपेंडिकुलर कह लीजिए, आई जेड कह लीजिए, अगर प्रोवाइडेड है कि आई जेड इजकल टू कितना हो रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू, कितना हो रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो अगर ये एम आर स्क्वायर बाई टू है तो हमारा इसके किसी भी डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्वेश्चन थ्योरी के हिसाब से उल्टा है, परपेंडिकुलर एक्सिस के दिया है और किसी भी डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, सर्कुलर डिस्क है। तो दो एक्सिस ले लीजिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दोनों ही डायमीटर होगा। तो आई जेड क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई, चूंकि ये रेगुलर फिगर है, जो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही इसकी वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो चाहिए आई एक्स को आई वाई लिख लीजिए, आई वाई को आई एक्स लिख लीजिए, डबल हो जाएगा। आई जेड की बात करते हैं तो ये कितना बन रहा है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो टू आई वाई कितना हो, आई वाई तो निकालना है, इसी को डायमीटर कह रहे हैं, है ना, डायमीटर कह रहे हैं। तो देखिए तो आई डी कितना हो जा रहा है एम आर स्क्वायर बाई 4। इस टाइप का एप्लीकेशन, डी थोड़ा छोटा लिख भैया, है ना, इस टाइप का एप्लीकेशन क्या होगा हम लोग कर पाएंगे, किससे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ओके, तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, चल तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है समझे ज़्यादा, लिटरेचर का ऐसी की तैसी, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यही कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का हो, इस तरह के बनाने के पीछे का मकसद नहीं होता है, वट एवर द शेप में बी। और लेट सपोज कि G इज द व्हाट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते किसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी पार्ट, इसी चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा पहले इस्तेमाल करना, बताए नहीं है, बता देते हैं। सेंटर ऑफ मास वेयर एंटायर मास इज सपोज टू बी लोकेटेड ऑफ एनी सिस्टम। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर एंटायर मास इज सपोज टू बी, वेयर द एंटायर मास इज नॉट सपोज, वेयर एंटायर मास इज लोकेटेड एज ए पॉइंट मास, वेयर एंटायर मास इज लोकेटेड एज ए पॉइंट मास। हाँ, वो बात कर रहे थे ना भी कि पॉइंट कंसीडर करना, कभी कभी बहुत सारा डेवलप पॉइंट होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसा ही होता है, वैसा ही टर्म, रेडियस ऑफ गायरेशन की तरह, सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब क्या है, डेवलप टर्म है और बहुत एसेंशियल है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेयर एंटायर वेट, नॉट मास, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, वेट इज लोकेटेड एज ए पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है ना। जिस पॉइंट के अबाउट अगर यदि हम उसको क्या कर ले, होल्ड करना चाहें तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रख सकते हैं। अर्थ को भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के
इससे भी जैसे होल्ड कर लिया है तो वो भी खड़ा कर सकते किसी भी चीज़ को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नहीं ये भैया मेरे से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल नहीं रहा, थोड़ा कहीं पर इसी जगह पर है, इसी जगह पर यही गिर जा रहा, होल्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एक्सिस कोई पास हो रहा हो, ठीक हो रहा होगा, और कोई और दूसरा एक्सिस है जो इस एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ए। ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। तो जानते हैं क्या कहता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई पैरेलल इक्वल्स टू इसकी आई जी प्लस एम, अगर एम मास है टोटल ऑब्जेक्ट का, एम ए स्क्वायर। यही तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने किसी भी कोई भी एक्सिस जो कि पैरेलल हो, उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पैरेलल एक्सिस of the object is equal to the sum of moment of inertia about the axis passing through the center of gravity plus product of mass into square distance between the axis। ठीक है, तो लिटरेचर में लिखना का कंपटीशन नहीं है, बात को समझ में आ गई होगी। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास इतना प्लस m इसमें जुड़ जाएगा एम ए स्क्वायर। जैसे जैसे दूर हटता जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रूफ 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 करने का है, करिए। चलिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ ले लीजिए जो कि सेंटर ऑफ इस एक्सिस एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई एक एलिमेंट्री पार्टिकल का पैरेलल एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, आई पैरेलल एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab आई पैरेलल एम एक्स स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस m इंटू 2m इंटू ए एक्स, 2m इंटू ए एक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, तो आई पैरेलल टोटल का। तो इसका सिग्मा लग गया, एम एक्स स्क्वायर हो गया, एम ए स्क्वायर हो गया, 2m ए एक्स हो गया। ठीक है जी, तो आई पैरेलल, अब सबका अलग अलग, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट कौन कौन सा है इसमें, 2 और ए है, 2 और ए है, तो 2a सिग्मा एम एक्स। इसको भी जब वहाँ पर ये बाहर कर चुके हैं तो इसको इसमें भी कांस्टेंट को बाहर रखिए। ठीक है, ओके, जो फिक्स्ड है, ए फिक्स्ड है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जरा पैरेलल एक्सिस के अबाउट पूरी कहानी देखिए, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस किससे है, एक्सिस पासिंग बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सिस पासिंग बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाली लाइन के है। तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर मतलब आई जी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिग्मा एम का मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल इनका सम मतलब टोटल मास, एम ए स्क्वायर 2a, इसका 0 होगा, सिग्मा एम एक्स 0 होगा। काहे 0 होगा भैया, ये 0 काहे हो जाएगा, पच नहीं रहा। चलिए, हालांकि बताना तो बाद में है, लेकिन थोड़ी सी बात समझा देते हैं। अगर हम टॉर्क देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, वो जब हम उंगली पर रखे हुए थे, तो
फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होता है mg, जितने भी पार्टिकल होते हैं, है ना, और ये अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं, ओके, अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो जो टॉर्क डेवलप करता है mgx डेवलप करता है किसी एक पार्टिकल का। तो टोटल टॉर्क की बात करते, अगर यदि टोटल टॉर्क, एक सिंगल टॉर्क की बात करते हैं, तो सिग्मा टाउ सिग्मा mgx, g बीइंग कांस्टेंट तो g बाहर सिग्मा mx। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो नेट टॉर्क जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट टॉर्क अगर जीरो हुआ तो सिग्मा mx की वैल्यू जीरो होगी। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। एक सिर्फ इतनी बात को समझ लीजिए कि चूंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट वो स्टेशनरी रहता है। स्टेशनरी रहने का मतलब इस पर लगने वाला टोटल टॉर्क जीरो होता है। टोटल टॉर्क जीरो होने की वजह से डेवलप कर जाता है एक टर्म कि सिग्मा mx क्या होगा, जीरो रहेगा। अगर g कांस्टेंट है तो, g कांस्टेंट है तो सिग्मा mx की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इन दैट सिचुएशन ये हमारा, आप बिना समझे जाए ना जाए इस वजह से हमने इसको लिखा, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। सिग्मा mx हमारी जीरो हो गई, तो आप देख सकते हैं कि I पैरेलल इक्वल टू IG प्लस MA² होगा। अब लगे हाथ एक बात समझ लीजिए। क्या समझना है बात भैया? तो बात ये समझना है कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। ये डिस्क है, अभी हम लोगों ने कहा कि सेंटर के अबाउट जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, है ना, सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं, आप परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं। कितनी बताए थे अभी आई परपेंडिकुलर का? हमने बताया था कि mr²/2 डिस्क का होता है। तो अगर इसी के कोई पैरेलल लाइन है, इसी के कोई पैरेलल लाइन है ना, इसी के कोई क्या है, पैरेलल लाइन है, तो इस पैरेलल लाइन का, ओके, इस पैरेलल लाइन का के अबाउट, इस पैरेलल लाइन के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? जाहिर सी बात, डिस्क है तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाला पॉइंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म मास है तो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो यहीं पर से इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास है, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तीनों हो जाएगा। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा प्लेट में ही नहीं कि प्लेट में इधर मटेरियल ज़्यादा है, इधर मटेरियल कम, इधर घिसा हुआ है, इधर ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में आई पैरेलल जो हो जाएगा वो आई परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही कंसीडर कर दीजिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लस कितना हो जाएगा ma², तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है r, तो mr², सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट की इसकी कितनी है, तो mr²/2 है, प्लस कितना हो जाएगा mr², तो ये हो जाएगा 3/2 mr का स्क्वायर। तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक आध और यूज़, 2-3 और यूज़ देख लेते हैं, ठीक है जी, 2-3 और यूज़ हम लोग देख लेते हैं इसका, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा पोजीशन गड़बड़ हो गया है, ठीक, चलिए पहले इसको मिटाएं। चलिए MI ऑफ रिंग, पहला हम लोग ले रहे हैं अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू एंड पासिंग बाय सेंटर, एंड पासिंग बाय सेंटर। पहली बात, ये रिंग है, डिस्क नहीं, ये खाली है, अंदर में खाली है। तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये आपका रिंग है और ये आपका क्या है, ऐसा रिंग है, और इस एक्सिस के मतलब रिंग इस जैसा है, तो ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या यहाँ ऐसे देख लीजिए, है ना, ये ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बहुत सिंपल तरीके से समझिए और जानिए। आप कोई भी मास इसके सेंटर से कोई भी मास ले लीजिए, किधर भी ले लीजिए, सब के सब r डिस्टेंस पर है, सब के सब क्या है, r डिस्टेंस पर है। तो अगर ये r डिस्टेंस पर है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, सब के सब r डिस्टेंस पर है, अलग अलग डिस्टेंस किसी का नहीं है। तो अगर नहीं है भैया, सब r डिस्टेंस पर है सब के सब, तो
क्यों ना हम इसके मैंने कंसीडर करें कि चाहे आप यहाँ पर यहीं पर पूरा मास को मान लीजिए कि पूरे रिंग को मोड़ के लाके जो पॉइंट यहाँ रख लीजिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ रहे, रेडियस ऑफ गायरेशन का इंपॉर्टेंस क्या था। चूँकि डिस्टेंस अलग अलग नहीं, अगर फॉर्मूला भी वहाँ लगा देते हैं कि m1 r1 है ना, m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर, ऐसा करते हुए सबको जाइएगा, नीचे लिखिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो r स्क्वायर कॉमन होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 कट जाएगा। नहीं समझ पाए, चलिए देखिए इसको, m1 m2 r2 स्क्वायर m2 r स्क्वायर, r तो सब भी में है ऐसा, फिर नीचे लिखिएगा m1 प्लस m2 ऐसा, r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऊपर में बचेगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, r स्क्वायर आ गया आपका कॉमन, और नीचे में भी बचा m1 प्लस m2 है ना, ऐसा ये कट जाएगा सीधे सीधे आर स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इसका टू आर स्क्वायर, के स्क्वायर इसका टू आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी के की वैल्यू आर, तो रिंग के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन उसकी रेडियस ही हो जाती है खुद उसकी। इसीलिए सबसे पहले तो एम आर स्क्वायर इज द व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, अबाउट डायमीटर फिर बताइए, अबाउट डायमीटर फिर बताइए। देखिए इसको हम लोग देख क्यों रहे हैं, देख इसलिए रहे हैं कि याद सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ का तो करना भी पड़ेगा, कुछ का पता होना चाहिए, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। अबाउट डायमीटर, डायमीटर की बात होगी तो क्या करेंगे, दो एक्सिस ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक वाई एक्सिस ले लेंगे, तो आई डी प्लस आई डी इजकल टू आई परपेंडिकुलर हो जाएगा, दो डायमीटर के बन के 2 आईडीज इजकल टू आई परपेंडिकुलर, यानी डायमीटर के अबाउट हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, यानी 1/2 ऑफ कितना एम आर स्क्वायर। चलिए, तो अब इस सिचुएशन में डायमीटर के अबाउट जा रहे हैं, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन यहीं से समझने की कोशिश करें, रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें तो के की वैल्यू रिंग के केस में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट के की वैल्यू किसके बराबर रहती है, आर के बराबर रहती है, के इक्वल टू आर। इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस के केस में के और आर रेडियस ऑफ गायरेशन उसका रेडियस ही होता है, ठीक है। लेकिन डायमीटर के अबाउट हम जब जा रहे हैं, अगर यदि इसके लिए एम के स्क्वायर यूज करेंगे, जी बिंदास एम के स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर एज ए पॉइंट मास। तो अगर यहाँ से हम इसमें दोनों साइड से हाफ एम आर स्क्वायर ले करके अगर एम हटा देते हैं, तो पता है के स्क्वायर इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर हम लिख पाएंगे, और साथ ही साथ ये लिख पाएंगे कि के इक्वल टू आर बाई रूट 2। और एक और भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, रेशियो ऑफ के स्क्वायर टू आर स्क्वायर 1/2 है। बहुत सारा चीज़ में इस जगह पर क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, है ना, बहुत सारा जगह पर इस्तेमाल होता है। ओके, हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, हॉलो सिलेंडर पर बाद में आते हैं। ओके, क्यों आते हैं वो मैं बताता हूँ, बाद में आते हैं, मन तो किया था वही। चलिए कुछ बात को पहले कुछ पार्ट इधर देख लें, क्योंकि इसमें दो चीज़ का मदद लगेगा। हॉलो सिलेंडर, खोखला एक सिलेंडर है, खोखला, ओके, अंदर में कुछ नहीं है, और इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू व्हाट, सर्कुलर फेसेस के परपेंडिकुलर। तो सर्कुलर फेसेस के परपेंडिकुलर ये सिलेंडर हुआ ना भैया, तो एक सिलेंडर तो है ही, है ना। तो इसके, अच्छा इसको समझिए, ये तो हॉलो बिल्कुल दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये सिलेंडर मान लीजिए, इसका एक्सिस परपेंडिकुलर, इसके बीच से एकदम जाने वाला एक्सिस ऐसा ऐसा, ठीक है। कितना होगा बता सकते हैं? चलिए पहले जरा सोच के देखिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, इसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन आ रही होगा रिंग की तरफ।
कोई भी मास सेंटर से कितना, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, आर पर है, कोई भी मास ले लीजिए आर डिस्टेंस पर, इधर हॉलो है, इस बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, आर ही है। इसके लिए भी के की वैल्यू कितनी होती है, आर होती है हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए के की वैल्यू आर होगी। और जब के की वैल्यू आर होगी तो इसका एम आई कितना होगा, आई होगा एम आई मतलब एम आर स्क्वायर ही रह जाएगा। तो बताइए भैया सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा। अगर सॉलिड सिलेंडर है मतलब पूरा भरा हुआ है ऐसा, है ना। अब ये सॉलिड सिलेंडर हो गया ना, करेक्ट है ना, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, थोड़ा छोटा साइज में मान लें, ओके। अब इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए। अच्छा, साइज जो हो, डिस्क भी जो लेते हैं उसका कुछ ना कुछ थिकनेस तो रहता होगा ना, डिस्क थिकनेस तो कुछ ना कुछ रहता होगा, ओके। तो डिस्क की जब हम बात किए तो वहाँ थिकनेस की बात नहीं आई थी, एम आर स्क्वायर बाई टी जो हम लोग लिया था, आर रेडियस है। अभी जो पहला एग्जांपल ले लिए थे तो उसमें एम आई उसका कितना ले लिए थे, एम आर स्क्वायर बाई 2। आप तो उसमें उस जगह पर हम लोगों ने डिस्क की थिकनेस की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सीधे आर रेडियस एम मास है तो चूंकि डिस्क होगा तो ऐसा थोड़े होगा हाँ एक पेपर जैसा होगा या विदाउट नो थिकनेस होगा। पेपर भी है तो कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ही होगी, है ना, पेपर भी है तो कोई ना कोई थिकनेस तो होगी ही होगी। तो थिकनेस की जब वहाँ चर्चा नहीं हुई थी तो जैसा कि डिस्क का जितना होता है उतना ही सिलेंडर का होगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, एक पतले से कागज जैसे पतले का अगर एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर है, ऐसे 100 लगा दिए गए, ठीक है, और सबको जोड़ दिए जाए, सबको जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 एम आर स्क्वायर, एक का मास एम, 100 का मास 100 एम यानी एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। वो उधर कटता है यार, चलो दिख रहा है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके। वैसे भी देखें तो भी होगा, अगर कागज ही मान करके चलते हैं, एक का मास अगर यदि एम है ना, तो 100 ऐसे डिस्क को रख दिए जाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, 100 ऐसे डिस्क को रख दिया जाए तो एक सिलेंडर बन जाएगा, तो टोटल मोमेंट 100 टाइम्स हो जाएगा, उसका 100 टाइम्स होगा तो 100 एम इसका टोटल मास हो जाएगा। बाकी तो कुछ अंतर होना नहीं, रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस तो सबका क्या है, कांस्टेंट है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डिस्क के सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह हमेशा नहीं, और हॉलो सिलेंडर रिंग के जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस की बात आएगी तब भैया, परपेंडिकुलर एक्सिस टू द सर्कुलर फेस, कर्व फेस, इसमें कर्व फेस है, ये सर्कुलर फेस है, ये सर्कुलर फेस है, कर्व फेस और परपेंडिकुलर नहीं, कहानी फिर बदलेगी, वो कहानी फिर बदलेगी। चलिए अब यहीं पर हम लोग बात को समझे, अगर कोई टेंजेंशियल एक्सिस यहां ले लें, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली लाइन हो गई, अब ये टेंजेंशियल एक्सिस हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर फटाफट काम कीजिए, इतना प्लस एम ए स्क्वायर, इतना मतलब एम आर स्क्वायर प्लस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, एम आर स्क्वायर, मतलब टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपने रेडियस ऑफ गायरेशन बताते रहिए, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, एम को छोड़ के बाकी सब क्या है, के स्क्वायर है, एम को छोड़ के बाकी क्या है, के स्क्वायर है, मतलब अगर यहाँ के स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आएगा 2r स्क्वायर, यानी के की वैल्यू कितनी, √2r। इसमें भी चर्चा कर लीजिए टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, है ना, इसमें भी चर्चा कर लीजिए टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर भी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अभी, टेंजेंशियल नॉट जेड, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये पास कर रहा है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कितनी है, एम स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी है r, तो एम ए स्क्वायर के हिसाब से चले तो एम आर स्क्वायर, मतलब
3/2 mr² इज द ANSWER नहीं है आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे फिगर को हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है जी, 44-45 मिनट की ये वीडियो हो गई। तो अब यहाँ से जो फिगर की बात आएगी वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो बना करके, हो सकता है उसको शाम में शूट कर लें ना। तो इतने से काम चलाई जाए फिलहाल। वैसे जब मेरे पास वाईफाई वगैरह क्या बोलते हैं वो ब्रॉडबैंड अगर आएगा तब हम 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो एक साथ शूट करेंगे। जब हो जाएगा तब डिजिटल बोर्ड भी होगा, डिजिटल बोर्ड होगा तो और मज़ा आएगा। चलिए, तो सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।